नमस्कार दोस्तों। आज हम विद्युत के बारे में जानकारी लेंगे कि विद्युत क्या है, कैसे उत्पादित होती है और इनसे संबंधित हम जानकारी लेंगे। इसका इतिहास क्या है विद्युत का। दोस्तों, लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व ग्रीस देश का वैज्ञानिक था थेल्स। इसने इसकी खोज की किस प्रकार की कि कहरवा या अंबर कह सकते हैं या कांच की छड़ कह सकते हैं, इसको रेशम से रगड़ा। यानी कांच की छड़ को या अंबर को, कांच की छड़ को अंबर भी कह सकते हैं या कहरवा भी कहते हैं। इसको रेशम से रगड़ा, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा। यानी रेशम के कपड़े से रगड़ा। तो इससे क्या होता है कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर यह कांच की छड़ छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का इसमें गुण विद्यमान हो गया। इसके अलावा यदि बिल्ली की खाल, जिसे हम समूर कहते हैं, यानी बिल्ली की खाल को के ऊपर प्लास्टिक की छड़ या एबोनाइट की छड़ रगड़ते हैं, बिल्ली की खाल, इस पर प्लास्टिक छड़, तो यह प्लास्टिक छड़ भी छोटे छोटे टुकड़ों, कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने का इसमें गुण विद्यमान हो जाता है। तो इसकी यानी जो ये घर्षण से जो आवेश उत्पन्न होता है, इसकी खोज सर्वप्रथम थेल्स ने की। अब इस घर्षण करने से जो ये कांच की छड़ है, इसका धनावेशित हो जाती है ये, और रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। यानी कांच की छड़ के इलेक्ट्रॉन रेशम की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, तो कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता जिसमें होती है वह ऋणायन हो गई और जिसमें कमी हो गई वो धनायन हो जाता है। इसी प्रकार से बिल्ली की खाल, यह धनायन, और प्लास्टिक की छड़, इसमें ऋणायन का गुण विद्यमान हो जाता है। यानी इसके इलेक्ट्रॉन इसमें विस्थापित हो जाते हैं। तो जो थेल्स है, इसने केवल यानी आवेश के बारे में जानकारी ली कि विजातीय आवेश है उसमें आकर्षण होता है। यानी विजातीय का से क्या हो गया कि यह आवेश धन है और ये ऋण है, तो इनमें आकर्षण होता है या एक इसका इसमें समावेशित हो जाता है। तो इसका यानी विजातीय आवेश एक दूसरे को निष्फल कर देते हैं। जबकि धन या ऋण आवेश की इन्होंने खोज नहीं की थी, केवल इतना ही सिद्ध कर पाया था। इसके बाद में 18वीं सदी के अंदर अमेरिका वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को धनात्मक और ऋणात्मक कहा। बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक बार क्या है कि बारिश का मौसम था, हल्की बारिश हो रही थी और इस समय पतंग उड़ा रहे थे। तो पतंग उड़ाते उड़ाते क्या हुआ कि आकाश में बिजली की गर्जना हुई, और आकाश में जो विद्युतीय गर्जना है या जो बादल है वो किस प्रकार से आवेशित होते हैं कि मान लो ये बादल है, एक बादल इधर है, एक छोटा बादल है या कोई बड़ा बादल है। बादल के अंदर घर्षण के कारण आवेश एकत्रित हो जाता है और बादल का जो नीचे की तरफ का आवेश है वो धनावेशित होता है और ऊपर की तरफ ऋण आवेशित होता है। धरातल का विभव शून्य होता है। तो एक दूसरे यानी ये बादल है, दूसरे के घर्षण होता है, तो इसमें आवेश बढ़ता रहता है और ये आवेश इसके अंदर समा जाता है और बड़े बादल का आवेश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बढ़ने के कारण क्या होता है कि ये एयर गैप को तोड़कर, यानी इसकी जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, यानी इसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये एयर गैप को ब्रेक करके धरातल में समा जाता है। तो इसे हम तड़ित प्रहार भी कहते हैं। तो क्या हुआ कि बेंजामिन फ्रैंकलिन पतंग उड़ा रहा था, मान लो ये पतंग इस प्रकार से, तो आकाशीय बिजली की गर्जना हुई और अप्रत्यक्ष तड़ित प्रहार हुआ और इस जो धागा गिला था, इससे बेंजामिन फ्रैंकलिन को हल्का आघात लगा। तो इन्होंने सोचा कि हमें ये आघात किस प्रकार से लगा। तो बाद में इन्होंने सिद्ध किया
कि ये जो धनावेश है, धन आयन है, वो धरातल के शून्य विभव की ओर आकर्षित होता है। अर्थात इन्होंने धन और ऋण आयन की खोज की, यानी कोई भी जो छड़ है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो वह धनावेशित हो गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई वह ऋण आयन हो गया। ये इन्होंने 18वीं सदी के आसपास खोज की। अब इसी समय यानी 18वीं सदी के आसपास ही एक कूलॉम नाम वैज्ञानिक था जिसने कूलॉम का नियम प्रतिपादित किया, जिसे हम आवेश का नियम या कूलॉम का नियम या व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। कूलॉम का नियम क्या था कि कोई भी आवेश युक्त कण है, यानी कोई भी कण है जो आवेश युक्त है, तो इसका जो बल है इसके आवेश के समानुपाती होगा। मान लो ये बल आवेश है, यानी एक कण ये है, एक कण ये है, इसका आवेश Q1 है, इसका आवेश Q2 है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो आवेश है वो यानी जो बल है वो आवेश के समानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती Q1 और F समानुपाती Q2। यानी जो आकर्षण यानी दो कण है उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो गुण होगा वो इनके आवेश के गुणनफल के समानुपाती होगा, अर्थात Q1 के भी समानुपाती होगा और Q2 के भी समानुपाती होगा, जबकि इन दोनों कणों के बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होगा, यानी F समानुपाती 1/r², इन दोनों के बीच की दूरी तो दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होगा। तो इसे हम व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं, या आवेश का नियम भी कहते हैं, या कूलॉम का नियम भी कहते हैं। अब देखो इससे एक सूत्र बन रहा है कि F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटा r², या इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि F बराबर K। अब K क्या है? K है माध्यम, या हम K को माध्यम कह सकते हैं, यानी जो वहाँ का जो माध्यम है या जो जगह का प्रकृति है उस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो K बराबर क्या हो गया, F बराबर क्या हो गया, K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा r², यानी आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, यानी दो कणों में आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल F बराबर K इंटू Q1, यानी प्रथम कण का आवेश इंटू द्वितीय कण का आवेश बटा बीच की दूरी। कई बार दूरी r को d से भी दर्शाते हैं तो d² भी होता है। अब देखो ये K क्या है, K बराबर होता है 1/4 फाई एप्सिलॉन तो K बराबर हो गया 1/4 फाई एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन है, ये एक नियतांक है, ये आकाश या निर्वात की विद्युतशीलता हम कह सकते हैं, और एप्सिलॉन का मान होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड प्रति मीटर। तो एप्सिलॉन बराबर होता है 8.854 इंटू 10⁻12 फेरेड प्रति मीटर। तो अब देखो K का मान हम ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार से। K का मान क्या हो जाएगा, K बराबर हो गया 1/4, पाई का मान कितना होता है 3.14 इंटू 8.854 इंटू 10⁻12। अब इसको हम पक्षांतरण कर सकते हैं। पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, देखो ये 10⁻12 इसको ऊपर ले आओ, यहाँ लिख देते हैं K बराबर 10⁻12 तो ऊपर आएगी तो 10⁻12 बट्टा 4 इंटू 3.14 इंटू 8.854। अब है देखो 10⁻12 की जगह हम लिख सकते हैं, यानी 10⁻3 यानी 1000 इंटू 10⁻9
बट्टा 4 इंटू 3.14 इंटू 8.854। अब इसको गुणा करके 1000 में भाग लगाते हैं तो आता है 9। तो के बराबर क्या हो गया, लगभग 9। तो 9 इंटू 10 की घात 9। अब यह किस में आएगा, यह आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर में। किस प्रकार से निकालेंगे, यानी यह आएगा 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। किस प्रकार से, ये मात्रा की किस प्रकार से लिया हमने, देखो इस सूत्र से, इस सूत्र को पक्षांतरण करो। किस प्रकार से कि F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा R स्क्वायर। R क्या है, दूरी का वर्ग है। तो K ज्ञात करना हो तो K बराबर क्या हो गया, F इंटू R स्क्वायर बट्टा Q1 इंटू Q2। F किस में है, न्यूटन में। दूरी किस में है, मीटर में। तो दूरी का वर्ग है तो मीटर स्क्वायर बट्टा आवेश इंटू आवेश, आवेश का स्क्वायर यानी कूलम स्क्वायर। तो मात्रा क्या हो जाएगा, के बराबर 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो ये जो कूलम ने सिद्ध किया, यानी कूलम का नियम भी कह सकते हैं, या आवेश का नियम भी कह सकते हैं, या व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कह सकते हैं। तो इससे संबंधित ही अब है कि ये जो आवेश है, जो ये कूलम या आवेश है, इसके गुण क्या क्या है। आवेश के गुण, आवेश एक योज्य राशि है, यानी योज्य क्या कह सकते हैं कि आवेश एक जोड़ राशि है या योज्य राशि है। जोड़ का आशय क्या होता है, आवेश के गुण। आवेश के गुण कौन कौन से हैं कि आवेश एक योज्य राशि है। योज्य का आशय क्या होता है कि अलग अलग जो आवेश है उनको, यानी कुल आवेश इनका योग होगा। मान लो कोई कण है, आवेशित कण है, इसका मान, यानी इसमें अलग अलग आवेश है 2Q 5Q, ये प्लस के मान लो -3Q ये है। तो इनका टोटल QT बराबर क्या होगा, इन सब का योग। मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस 4 5 जो भी है, तो क्या हो जाएगा, Q1 ये है, मान लो कि 2 कूलम, ये प्लस के हैं, ये 5 कूलम, ये भी प्लस के हैं, और ये माइनस का है तो -3 कूलम। तो इस प्रकार से क्या हो गया, 3 5 2 7, 7 में से 3 गए तो कितना हो गया, 4 कूलम। तो टोटल कूलम क्या होगा, धन के होंगे 4 कूलम। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कूलम एक, यानी कूलम के गुण क्या हो गए, आवेश के गुण क्या हो गए कि आवेश एक योज्य राशि है। दूसरा है आवेश संरक्षित है। दूसरा गुण क्या है इसका, आवेश संरक्षित है। आवेश एक संरक्षित राशि है। तो आवेश संरक्षित का आशय क्या है कि आवेश संरक्षण का नियम लागू होता है। जिस प्रकार से ऊर्जा संरक्षण का नियम है, इसी प्रकार से आवेश संरक्षण का है कि आवेश को केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है, ना तो इसको उत्पादित किया जा सकता है और न ही इसको खपत की जा सकती है। मान लो एक छड़ है, इस छड़ का आवेश दूसरी छड़ के अंदर स्थानांतरित कर रहे हैं, तो इसमें तो मान लो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इसमें अधिकता हो जाएगी। तो केवल आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है, उत्पादित नहीं किया जा सकता है। तीसरा गुण क्या है, आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। क्वांटीकृत राशि है। क्वांटीकृत राशि का आशय क्या है कि इसको
इसकी गणना की जा सकती है, यानी Q बराबर N इंटू ई। क्वांटी कृतका से क्या हो गया कि इसको गणना की जा सकती है। अब कुल आवेश है तो हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का मान इंटू इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहाँ n क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Q है कुल आवेश, E है एक इलेक्ट्रॉन का मान। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। कई बार पूछ लेते हैं n का मान क्या होगा, यानी इतना कूलम आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो n ज्ञात करना हो तो इसी का पक्षांतरण कर सकते हैं हम, n बराबर हो गया Q इंटू ई, यानी कुल आवेश में एक इलेक्ट्रॉन की संख्या मान का भाग लगा देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाती है। तो ये आवेश के गुण हैं। तो ये लगभग 18वीं शताब्दी के अंदर ही, सदी के अंदर ही रहा कि पहले लगभग 25 वर्ष पहले थेल्स ने रेशम के कपड़े प्रकाश की छड़ रगड़कर विद्युत का उत्पादन किया, यानी आवेश का उत्पादन किया। इसके बाद में अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को धन या ऋण की परिभाषित किया। इसी समय कूलॉम ने आवेश से संबंधित व्युत्क्रम वर्ग का नियम प्रतिपादित किया। तो अब इसके बाद में क्या है कि आगे जो वोल्टा नामक वैज्ञानिक था लगभग 19वीं सदी के आसपास, इन्होंने क्या किया कि एक रासायनिक सेल का निर्माण किया। किस प्रकार से किया कि कोई भी एक पात्र लिया और यूं ही प्रयोग कर रहे थे, तो प्रयोग करते करते ही प्रयोग हो जाता है, कुछ नया आविष्कार हो जाता है। तो उन्होंने एक पात्र लिया, पात्र के अंदर एक तांबे की छड़ और एक जस्ते की छड़, और इसके अंदर तनुगंधक अम्ल H2SO4 यानी तनुगंधक अम्ल डाल दिया। तो अब इसमें क्या हुआ कि जो छड़ है इसमें एक पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, एक पर अधिकता हो गई। तो इस प्रकार से इन्होंने एक चल विद्युत की खोज की। इन्होंने पहले जो खोज थी वो एक स्थिर विद्युत ही कह सकते हैं, उसको केवल घर्षण के द्वारा ही उत्पादित किया था, जबकि वोल्टा वैज्ञानिक ने चल विद्युत की खोज की, यानी एक विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम प्रसारित कर सकते हैं या ले जा सकते हैं। तो इनकी खोज की लगभग 19वीं सदी के आसपास वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने। अब इसके बाद में क्या हुआ कि 19वीं सदी के अंदर ही माइकल फेराडे ने विद्युत की खोज की, जो प्रेरण के सिद्धांत पर खोज की। प्रेरण का सिद्धांत क्या था? अब वास्तव में हुआ क्या कि कोई भी वैज्ञानिक होता है वो कुछ न कुछ करता रहता है। तो माइकल फेराडे ने क्या किया कि माइकल फेराडे के मान लो एक लैब थी, लैब कार्यशाला कह सकते हैं, यहाँ ये बैठकर कार्य करते थे। यहाँ इनकी मान लो ये टेबल लगी हुई है, टेबल पर जो भी है ये काम किया करते थे। यहाँ आने जाने का रास्ता था, रास्ते के पास जो गिलहरी थी उसमें क्या है कि कुछ सामान पड़ा था, बेकार सामान पड़ा हुआ था। तो इन्होंने क्या, यहाँ पर एक मान लो चुम्बक थी, कोई शक्तिशाली 2 चुम्बक थे, इसका N ध्रुव है, ये S ध्रुव है। इस चुम्बक का S ध्रुव था और इस यहाँ N ध्रुव था। तो चुम्बकीय बल रेखाएं N से S की तरफ गति कर रही थी। इस प्रकार से वो जो कचरा था उसमें 2 शक्तिशाली चुम्बक, एक का N ध्रुव है, एक का S ध्रुव है, दोनों तरफ थे। इन्होंने क्या किया, कोई काम कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे। तो एक क्वाइल थी, ताम्र तार की कुंडली बनी हुई थी, जिनके दोनों अंत तक अनइंसुलेटेड थे, बाकी क्वाइल इंसुलेटेड थी। दोनों हाथों में इस प्रकार से ले रखे थी और इधर से जा रहे थे। जो ही वो यहाँ पहुँचे तो उनको एक आघात लगा, झटका लगा। तो देखा ये झटका किस कारण लगा मुझे, फिर रुक गए, रुकते ही झटका बंद हो गया। जो ही आगे पीछे कंपन करते हैं या गति करते हैं तो एक झटका लगता है। तो बाद में निष्कर्ष निकाला कि कोई भी चुम्बक है, यानी कोई भी चुम्बकीय बल रेखा ये गुजर रही है और इसके बीच में हम चालक को गति कराते हैं तो एक विद्युत वाहक बल उत्पादित हो जाता है। अर्थात किसी चुम्बकीय क्षेत्र में चालक को इस प्रकार गति कराए कि इस चालक की गति से चुम्बकीय बल रेखाओं का छेदन होता हो, तो इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पादित हो जाता है। तो इस प्रकार से फेराडे ने एक प्रेरण द्वारा विद्युत वाहक बल की खोज की। तो इसे हम फेराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम भी कहते हैं।
तो जो वर्तमान में हमें जो सप्लाई मिल रही है, जनरेटर से जो सप्लाई मिल रही है, अल्टरनेटर से, ये फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत द्वारा ही उत्पादित विद्युत वाहक बल है। तो ये इससे संबंधित यानी इसका इतिहास था विद्युत के बारे में। अब दोस्तों अगले वीडियो में हम इससे आगे की व्याख्या करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।